प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले टर्न पर रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं में परमाणविक द्रव्यमान पढ़े थे, इस टर्न पर हम लोग आणविक द्रव्यमान पढ़ेंगे। आणविक द्रव्यमान की परिभाषा भी ठीक उसी प्रकार से है जैसे परमाणविक द्रव्यमान की है। तो किसी अणु का आणविक द्रव्यमान वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है, ठीक है। इसमें भी कार्बन 12 को ही मानक माना गया है कि यौगिक का एक अणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है, ठीक है। किसी यौगिक का अणुभार या आणविक द्रव्यमान यौगिक का एक अणु कार्बन 12 के एक परमाणु की 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है। आणविक द्रव्यमान बराबर देखेंगे फार्मूला क्या हो गया, यौगिक के एक अणु का द्रव्यमान बटे 1/12 गुणे C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। ये तो हो गया आणविक द्रव्यमान की परिभाषा। अणुभार अब देखेंगे, तो किसी अणु का अणुभार सामान्यतः उसके आणविक द्रव्यमान को ही हम क्या बोलते हैं, अणुभार भी बोलते हैं। आणविक द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे H2O का अणुभार, तो H2O का अणुभार ज्ञात करना आता, अणु है H2O में कितने H परमाणु हैं, 2 H परमाणु है और एक क्या है, ऑक्सीजन परमाणु है। तो H2O का अणुभार ज्ञात करना है तो 2 H का परमाणु भार और प्लस 1 ऑक्सीजन का परमाणु भार जब हम जोड़ेंगे तो H2O का अणुभार आएगा। तो H2O का अणुभार बराबर देखेंगे 2 गुणे H का परमाणु भार प्लस O का परमाणु भार। H का परमाणु भार कितना होता है, 1, 2 गुणे 1 और O का कितना होता है अणुभार, O का परमाणु भार कितना होता है 16। तो दोनों जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो गया अणुभार। तो यहाँ पे आगे देखेंगे कुछ अणुभार ज्ञात करने के लिए प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ निम्नलिखित के अणुभार ज्ञात कीजिए। आप यह जानेंगे तो आगे की चीज़ें और चीज़ें क्लियर होगी। पहला दिया गया H2SO4, दूसरा NaOH, तीसरा HCl, चौथा CO2, पाँचवा स्तर से एसिटिक एसिड CaOH ट्वाइस, Na2CO3 × 10H2O, H2C2O4 × 2H2O। ये तो हो गया आपका इतना। और सबका यहाँ ब्रैकेट में देखेंगे परमाणु भार मैं दिया हूँ, सबका परमाणु भार क्या है मैं दिया हूँ। परमाणु भार हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है, सोडियम का 23, इस तरह से है। तो अब आपको यदि एक H2SO4 का हमें अणुभार ज्ञात करना है तो H2SO4 का अणुभार बराबर देखेंगे, ज्ञात करने के लिए आपको इसमें क्या लिखना पड़ेगा, देखेंगे H2SO4 में कितने H परमाणु है, 2 गुणे H का परमाणु भार लिखा जाएगा प्लस S का परमाणु भार प्लस 4 गुणे, ऐसे लिखेंगे आप 4 गुणे O का परमाणु भार, 4 गुणे O का परमाणु भार। तो बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे H का, 2 H का कितना होता है 1 प्लस S का कितना देखेंगे उसमें दिया गया है ब्रैकेट में 32 और O का कितना होता है देखेंगे 4 गुणे क्या हो जाएगा 16, 4 गुणे क्या हो जाएगा 16 बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस 32 प्लस 64 होगा ना। इन सभी को जोड़ लेंगे या 2, 32, 64 को, तो इसका अणुभार देखेंगे आ जाएगा 98। मतलब H2O का अणुभार कितना हो गया 98। ऐसे ही आप यदि NaOH का निकालें, इसका निकालें तो NaOH का अणुभार बराबर Na का परमाणु भार प्लस O का परमाणु भार प्लस H का परमाणु भार। तो Na का परमाणु भार कितना होता है वहाँ दिया गया है 23, O का कितना होता है 16 प्लस H का कितना होता है 1 बराबर कितना हो गया 23, 16 और 1 मिल के कितना हो जाएगा 40। यहाँ देखेंगे NaOH का अणुभार कितना हो जाएगा 40। इसी तरह से आप सबका लगाएंगे, सबका क्या करेंगे आप सॉल्व करेंगे। ये तो हो गया अणुभार। अणुभार ज्ञात करने के लिए और मैं प्रश्न आप लोगों से जब क्लास चलेगा कल
क्लास जब चलेगा तो उसी के दौरान मैं व्हाट्सएप पे पूछूंगा। ठीक है। अब आगे इसमें आपको जानना है रासायनिक संयोग के नियम। तो अब इस बार 30% सिलेबस के अंतर्गत इसको हटा दिया गया है, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। लेकिन आप इसको क्लास 9th में भी पढ़े हैं। कहाँ पढ़े हैं? क्लास 9th में पढ़े हैं। यहाँ पे भी जो किताब आपके पास होगी उसमें होगा, तो आप उसे क्या करेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे। रासायनिक संयोग के नियम क्या है? मतलब कि जो भी रासायनिक समीकरण होती हैं कुछ निश्चित नियमों का पालन करती हैं। जिसे रासायनिक मतलब कोई भी रासायनिक परिवर्तन होता है तो वह क्या होता है, कुछ निश्चित नियमों का पालन करता है, और जो नियमों का पालन करता है उसी को रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। तो रासायनिक संयोग के नियम 5 प्रकार के आप पढ़े होंगे। यहाँ पर मैं कुछ चर्चा कर दे रहा हूँ। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा है उसमें स्थिर अनुपात का नियम पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा है उसमें गुणित अनुपात का नियम। ठीक है। चौथा है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। और पांचवा है गैलुसैक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। तो ये सब चीज़ें आप क्लास 9th में भी पढ़े हैं, आप पुनः क्या करेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है। अब आगे हमको इसमें जानना है अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या या अवोगाद्रो संकल्पना, अवोगाद्रो हाइपोथेसिस। तो अवोगाद्रो ने क्या कहा? समान ताप तथा दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। मतलब समान ताप, जैसे मान लिया कि आप कमरे में हैं, कमरे के ताप पर, मैं सुनिए मैं जो बता रहा हूँ, कमरे के ताप है मान लीजिए, और 2 गैसें रखी गई हैं। 2 गैसें रखी गई हैं, मान लीजिए कि एक कंटेनर में यह है और एक कंटेनर में यह है। एक कंटेनर में सपोज करिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रखा गया है, और दूसरे कंटेनर में सपोज करिए कि ऑक्सीजन गैस रखा गया है। ठीक है। और दोनों का आयतन मान लीजिए कि इसका भी आयतन 2 लीटर है और इसका भी आयतन मान लीजिए 2 लीटर है। तो मान लीजिए कमरे का ताप है, मतलब जिस कमरे में है उसी कमरे में रखा गया है, तो कमरे का ताप तो दोनों कंटेनर के लिए, मान लीजिए इसके लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड है पहले के लिए, तो दूसरे के लिए भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और ताप भी समान होगा और क्या होगा, दाब भी समान होगा ना। तो अवोगाद्रो ने क्या कहा, समान ताप और दाब पे, मतलब ताप और दाब एक रूम में यदि है आप, तो वहाँ पर क्या होगा, ताप और दाब चाहे आप हो चाहे दूसरा हो, दोनों के लिए क्या होगा, समान होगा। तो समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में, तो गैस क्या लिया गया यहाँ पे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया गया। गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। मतलब 2 लीटर में जितना हाइड्रोजन का अणु होगा उसी 2 लीटर में उतना ही किसका अणु होगा, ऑक्सीजन का अणु होगा। समझ में आया? तो अवोगाद्रो की संकल्पना थी। ठीक है। अब इसमें आपको एक चीज़ और मैं यहाँ बीच में बता दे रहा हूँ, आगे कहीं यूज आ सकता है फार्मूला। वाष्प घनत्व और अणु भार में संबंध। तो क्या संबंध होता है, अणु भार बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व। अणु भार बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व होता है इसमें। इस फार्मूला का आगे यूज आएगा। अब आगे इसमें हमको जानना है मोलर द्रव्यमान। क्या जानना है, मोलर द्रव्यमान, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं मोलर मास। ठीक है। तो किसी पदार्थ के एक मोल, मोल की चर्चा आगे की जाएगी। यहाँ पे चूंकि पहले ही परिभाषा आ रहा है तो बताया जा रहा है, एक मोल या वही 1 ग्राम अणु, 1 मोल या 1 ग्राम अणु के द्रव्यमान को हम मोलर द्रव्यमान कहते हैं। किसी पदार्थ के 1 मोल के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, मोलर द्रव्यमान कहते हैं। 1 मोल का जो द्रव्यमान होगा, मोल की आगे आपको व्याख्या की जाएगी, तो आगे अब देखेंगे। इसी में किसी पदार्थ या कण के 1 मोल का द्रव्यमान, 1 मोल का द्रव्यमान बराबर ग्राम कण भार। उसका जो ग्राम में कण भार होता है, तो कण के जगह पे परमाणु, अणु या आयन। जैसे आप मान लीजिए कि 1 मोल, यदि आप 1 मोल हाइड्रोजन ले रहे हैं, 1 मोल यदि आप H परमाणु ले रहे हैं, तो 1 मोल H परमाणु बराबर क्या हो जाएगा, उसका ग्राम H
ग्राम परमाणु भार, कण भार मतलब क्या हो गया, ग्राम परमाणु भार। तो हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु भार कितना होता है, लगभग 1 ग्राम, TH ही हो जाएगा। ठीक है, तो किसी पदार्थ के एक मोल कण का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, ग्राम कण भार। कण के जगह पे यहाँ पे देखेंगे क्या लिया जा रहा है, परमाणु हो सकता है, और हो सकता है आयन हो सकता है। मतलब 1 मोल यदि हम H2O लें, जैसे 1 मोल यदि H2O लें, 1 मोल H2O का द्रव्यमान क्या होगा, इसके अणुभार के बराबर हो जाएगा। तो H2O का अणुभार कितना होता है, 18 ग्राम। तो 18 ग्राम यहाँ पे यही चीज कहा जा रहा है। और किसी कण के मोलों की संख्या किसके बराबर होती है, किसी कण के मोलों की संख्या, कण मतलब क्या है यहाँ पे, परमाणु, अणु या आयन। तो बराबर क्या होती है, कण का ग्राम में भार, यदि परमाणु है तो परमाणु का ग्राम में भार, अणु है तो अणु का ग्राम में भार, बटे कण भार, परमाणु है तो परमाणु भार, अणु है तो अणु भार, आयन है तो आयन भार। ये तो हो गया मोल का सूत्र, यह याद कर लेंगे आप। किसी भी कण के मोलों की संख्या बराबर इंपॉर्टेंट है, तो ग्राम, कण का ग्राम में भार बटे कण भार, ये तो मोल का हो गया। अब आ जाएंगे आगे आप इसमें, गैस का मोलर आयतन, मोलर मालूम आप गैस। तो गैस का मोलर आयतन मतलब गैस होता है, जैसा कि जानते हैं गैस आयतन घेरता है ना, तो किसी गैस के 1 मोल आयतन, किसी गैस के 1 मोल का आयतन, 1 मोल मतलब कितना होगा, 1 मोल मान लिया कि यदि हम यहाँ पर कहूँ 1 मोल H2 गैस, 1 मोल H2 गैस कितना द्रव्यमान लें, H2 का द्रव्यमान कितना होता है, 1 मोल H2 गैस यदि लिया जाए तो H2 का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 2 ग्राम होगा ना, H का 1 होता है। तो 1 मोल H2 गैस का द्रव्यमान जो होगा, जो वही उसका मोलर आयतन कहलाएगा, वही इसका क्या कहलाएगा, मोलर आयतन कहलाएगा। और देखेंगे एनटीपी पर, एनटीपी या एसटीपी, एनटीपी मतलब यहाँ नीचे दिया गया है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी मतलब वही स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। एनटीपी यहाँ देखेंगे दिया गया है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर लिखा है यह, ठीक है ना। तो यह नॉर्मल को कहते हैं सामान्य ताप एवं दाब, इसको बोलते हैं मानक ताप एवं दाब। तो एनटीपी पर किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन जो होता है 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर होता है, ठीक ना। मानक ताप क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन, केल्विन में लेंगे। अब मानक दाब कितना है, 1 वायुमंडलीय दाब, क्या है 1 वायुमंडलीय दाब, या 760 mmHg दाब को मानक दाब कहते हैं। तो क्या है मतलब, किसी गैस का 1 मोल यदि लें, मान लीजिए कि ये कंटेनर है, इसमें हम एक गैस का 1 मोल लें, क्या लें 1 मोल यदि हम लें, इसका 1 मोल लें, और ताप कितना रहे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ताप कितना रहे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दाब कितना रहे 1 वायुमंडल दाब, तो गैस का आयतन कितना हो जाएगा, गैस का आयतन कितना होगा तब 22.4 लीटर, कितना हो जाएगा 22.4 लीटर होगा। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है, गैस का मोलर आयतन जो होता है आपका एनटीपी पर, किसी भी गैस, कोई भी गैस रहे, उसका 1 मोल यदि आप लेंगे, जैसे यदि हम 1 मोल H2 लें, 1 मोल H2 लें तो उसका भी आयतन 22.4 लीटर होगा, 1 मोल O2 लें तो उसका भी वही होगा, 1 मोल Cl2 लें तो उसका भी आयतन वही होगा, 1 मोल NH3 लें तो उसका भी आयतन क्या होगा 22.4 लीटर ही होगा। और यहाँ पे आपको मानक ताप और दाब दिया गया है, जिसे आप पढ़ लेंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 को मानक ताप, और 1 वायुमंडलीय दाब या 760 mmHg मिलीमीटर, सेंटीमीटर में वही कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 76 सेंटीमीटर Hg के दाब को क्या कहते हैं, मानक दाब कहते हैं। अब आपको है आगे जैसे जाननी है मोल अवधारणा, क्या जाननी है आपको, मोल अवधारणा। मोल अवधारणा क्या होती है आप इसमें अच्छे से जानेंगे, तब आपको आगे की चीज़ें क्या होंगी समझ में आएंगी, ठीक है। तो मोल अवधारणा क्या होती है, मोल कंसेप्ट, ये भी आप क्लास 9th में पढ़े हैं, कुछ चीज़ें आप जानेंगे। तो मूल पदार्थ की मात्रा, जैसा कि आप पढ़े होंगे मूल मात्रक मूल राशियाँ में, तो पदार्थ की मात्रा किसमें प्रदर्शित की जाती है, उसमें मोल में प्रदर्शित की जाती है। तो मोल एक ऐसी मूल मात्रक है
जो किसी निकाय के द्रव्यमान तथा उसमें उपस्थित कणों की संख्या दोनों को व्यक्त करती है। क्या होती है कणों की संख्या? दोनों को प्रदर्शित करती है। मूल का सर्वप्रथम प्रयोग ओस्टवाल्ड ने किया था। किसने किया था? ओस्टवाल्ड ने किया था। तथा इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ढेर होता है, मतलब मात्रा। मूल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ढेर या मात्रा। मूल की परिभाषा यहाँ दी गई है। मात्रा है, जैसे मान ली कोई मात्रा रखा गया है, जैसे मान ली यहाँ ढेर करके रखा गया है, तो वही मूल उसी को कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। तो मूल की परिभाषा क्या दिया गया है? किसी पदार्थ का, मतलब कोई पदार्थ ले लिया, हम उसका इतना ढेर ले लिए हैं, किसी पदार्थ की मूल उस पदार्थ की वह मात्रा है। उस पदार्थ की क्या है? वह मात्रा है जिसमें कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में, कार्बन 12 एक समस्थानिक होता है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में उपस्थित उसके परमाणुओं के बराबर कण उपस्थित होते हैं। कार्बन 12 में जितने कण उपस्थित होंगे उतने ही कण क्या होंगे? उसके परमाणु में उपस्थित होंगे। ठीक है। यहाँ पे तो आगे देखेंगे इसमें, तो कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है इतना। कार्बन 12 का एक परमाणु, जैसे मान लीजिए कार्बन यहाँ पे लिया गया है, तो उसका यदि एक परमाणु का, परमाणु क्या सबसे छोटा कण है जिसमें उसके सभी गुण विद्यमान होते हैं, तो एक परमाणु का द्रव्यमान देखेंगे यहाँ पे दिया गया है 1.992648 गुणे 10 के घाते -23 ग्राम है। सोच लीजिए कितना छोटा है, मतलब 10 के घाते -23 ग्राम एक परमाणु का द्रव्यमान है। अतः कार्बन 12 में परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 12 बटे जितना एक परमाणु का द्रव्यमान होगा उतना होगा। तो कितना आ जाएगा परमाणु का द्रव्यमान? कितना आ जाएगा परमाणु? 6 पॉइंट, इसको डिवाइड करेंगे जब 12 को इतने से 10 के घाते -23 गुणा जो हुआ है, तो आ जाएगा आपका 6.02 गुणे 10 के घाते 23 परमाणु। मतलब कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितने परमाणु है? 6.023 गुणे 10 के घाते 23 परमाणु। इसी को क्या माना गया है? एक मोल माना गया है। क्या माना गया? एक मोल। जैसे आप एक दर्जन जानते होंगे, क्या जानते होंगे? एक दर्जन माना गया, मान लीजिए, तो एक दर्जन पेंसिल में आपका, एक दर्जन पेंसिल में कितना पेंसिल होगा? एक दर्जन पेंसिल हो तो कितना पेंसिल होगा? 12 ही ना। एक दर्जन केला हो तो कितना केला होगा? 12 ही ना। तो वही दर्जन है, वही चीज़ क्या है यहाँ पे? मोल है। एक मोल मतलब कितना परमाणु होगा? 6.02 गुणे 10 के घाते 23 परमाणु हो, मतलब वही कण, चाहे परमाणु हो, चाहे अणु हो, चाहे क्या हो, आयन हो, उसी को हम कहते हैं। ठीक है। तो अर्थात यहाँ परिभाषा दिया गया मोल का ऐसे ही, किसी पदार्थ का एक मोल उस पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसके 6.02 गुणे 10 के घात 23 कण, कण मतलब उतने परमाणु, अणु या आयन क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। उपरोक्त संख्या को, मतलब इस संख्या को वैज्ञानिक एवोगैड्रो के सम्मान में एवोगैड्रो संख्या भी कहते हैं और इसे कैपिटल NA से प्रदर्शित करते हैं। NA बराबर 6.023 गुणे 10 के घाते 23, यही एवोगैड्रो संख्या है। अतः एक मूल कण बराबर, वो जैसे एक दर्जन में 12 होते हैं, तो एक मूल कण में कितने कण होंगे? यहाँ पे मूल में कितना है? 6.0 गुणे 10 के घाते 23 कण। और कण बराबर क्या होता है जानते हैं? या परमाणु, अणु या आयन। जैसे यहाँ नीचे दिया गया है, एक मूल NA परमाणु बराबर 6.02 गुणे 10 के घाते 23 परमाणु, एक मूल NH3 अणु बराबर 6.023 गुणे 10 के घाते 23 अणु, एक मोल Ca+2+ आयन बराबर 6.02 गुणे 10 के घाते 23 आयन। तो ये तो आपका हो गया एक मोल, मतलब वही एक दर्जन वाला हिसाब किताब। अब आपको आगे जानना है इसमें, किसी कण के एक मोल का द्रव्यमान, कण मतलब एक मोल का द्रव्यमान क्या होगा? उसके ग्राम कण भार के बराबर होगा। जैसे परमाणु है तो ग्राम परमाणु भार, अणु है तो ग्राम अणु भार। परमाणु भार दिया रहता तो अणु भार आप निकाल लेंगे। जैसे एक मोल NA का द्रव्यमान, NA परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? NA है तो इसका परमाणु भार 23 होता है, तो 23 ग्राम। एक मोल NH3 का द्रव्यमान क्या होता है? NH3 अणु है, N का 14 होता है, एक H का 3 होता है, जिसका अणु भार निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 17। तो एक मोल NH3 अणु का द्रव्यमान कितना आ जाएगा? 17 ग्राम।
उसी तरह से 1 मोल Ca2 प्लस आयन का द्रव्यमान, तो Ca का परमाणु भर कितना होता है 40 ग्राम, तो Ca2 प्लस आयन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा 40 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये तो इतना हो गया। अब यहाँ पर जानेंगे आप आगे इसमें 1 मोल, ये तो हो गया Ca2 प्लस आयन। नोट, यद्यपि तत्वों तथा यौगिकों के लिए उचित शब्द ग्राम प्रमाण तथा ग्राम अणु है, ये उचित शब्द ग्राम प्रमाण तथा ग्राम अणु, किंतु अब शब्द मोल का प्रयोग इतना व्यापक हो गया है कि ग्राम प्रमाण अथवा ग्राम अणु के स्थान पर शब्द मोल का ही प्रयोग किया जाता है। अतः तत्वों के मोलों की संख्या, तत्व है तो तत्व का ग्राम प्रमाण की संख्या हो जाएगी, तो ग्राम प्रमाण संख्या क्या हो जाएगा तत्व का ग्राम में द्रव्यमान बटे प्रमाण भार। इसी तरह से यौगिक के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, यौगिक का ग्राम में प्रमाण द्रव्यमान बटे अणु भार हो जाएगा। तो मोल बराबर आप सीधे जानना है, किसी भी कण का यदि मोलों की संख्या बराबर पढ़ना है तो मोलों की संख्या बराबर कण का ग्राम में भार, कण का ग्राम में भार, कण का ग्राम में भार बटे कण भार। कण भार मतलब यदि वह अणु भार है तो, यदि वह अणु है तो अणु भार, परमाणु है तो परमाणु भार, यह चीज़ होता है। तो बच्चों आज के ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। आगे आपको इस पे अगले क्लास में इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताई जाएंगी। ये शुरुआत की चीज़ें हैं, आप क्या करेंगे इन सब चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।